हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूमित गोयल है और मैंने नीट 2020 के एग्ज़ामिनेशन के अंदर ऑल इंडिया रैंक 32 सिक्योर किया है। इसके अलावा मेरी प्रीवियस अचीवमेंट्स में है कि मैंने दोनों साल मैंने 11th और 12th दोनों में KVPY क्लियर किया था विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 9 इन KVPY इन 12th। आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड INBO इन बोथ 11th एज वेल एज 12th। अब मैं आपको नीट की एग्ज़ामिनेशन का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, जो मैं श्योर हूँ कि आप सब जानते ही होंगे। नीट की एग्ज़ामिनेशन जो है वो एक 3 घंटे की एग्ज़ामिनेशन होती है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते होते हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायो के 90 क्वेश्चंस। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स कैरी करता होता है और हर एक इनकरेक्ट आंसर जो होता है उसके लिए आपके -1 मार्क्स लग जाते होते हैं। तो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होती है। 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर मैंने इस बार 705 मार्क्स सिक्योर किए हैं। अब ये जो एग्ज़ाम है इसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते होते हैं। मैं आपको एक एक करके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कैसी प्रिपरेशन है, क्या है, वो सब के बारे में डिटेल्ड बताता जाऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से। फिज़िक्स जैसे हम सबको पता है कि अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है, राइट। तो फिज़िक्स के अंदर हमारा जो प्राइम मोटिव होना चाहिए वो होता है कि हर एक टॉपिक को जो फिज़िक्स के अंदर हमें पढ़ाया जाता है उसके हर एक चैप्टर को अच्छी तरह समझना। अब फिज़िक्स में जैसे बहुत सारी डेरिवेशंस आती हैं, बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट्स आते हैं, तो वो हर एक डेरिवेशन है, उसका स्टेप क्यों किया है, कैसे किया है, क्या रीज़न है, वो सब हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए और हमें उसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी फिज़िक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर यूजुअली जो क्वेश्चंस आते होते हैं वो फार्मूला देखकर हो जाते होते हैं। बाकी फिजिक्स के अंदर जितने भी NCERT के अंदर ग्राफ्स हैं, डायग्राम्स हैं, उसकी आपको अच्छी तरह डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। NCERT इज़ अ मस्ट फॉर फिजिक्स इन नीट एग्जामिनेशन। बाकी फिज़िक्स के अंदर जो सेकंड चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है वो होते हैं आपने कितने न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए हैं। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है तो आपके इंस्टीट्यूट वाले जो भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे दे विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा अगर आप में से कोई करना चाहे तो कोई भी जो स्टैंडर्ड पब्लिशर्स होते हैं, जो आपको मार्केट में जिनकी बुक्स मिलती होती हैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली नीट लेवल की, आप उनकी बुक्स को परचेज करके उनमें से क्वेश्चन करके आप अपने नीट की प्रैक्टिस को अप टू डेट रख सकते हैं। मैंने जैसे जितने मुझे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे मैं तो उन्हीं को सॉल्व करता होता था और उससे मेरा बहुत अच्छा रहा था फिजिक्स में। NCERT once again is a must to read for physics for NEET preparation। तो ये हो जाता। और इसके अंदर जो +1 और +2 की फिज़िक्स है, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि +1 की फिज़िक्स ज़्यादा आती है नीट में या +2 की फिज़िक्स ज़्यादा आती है। दोनों इक्वल प्रोपोर्शंस में आएंगी, तो आपको दोनों पर ही इक्वल ध्यान रखना है। अब इसके साथ हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे। केमिस्ट्री जैसे हमें पता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायोलॉजी कि उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि वो ये है कि इस सब को हम पढ़े कहाँ से। इसके सिंपल सा आंसर ये है कि जितनी भी आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज दी है, आपको बस उतना ही करने की ज़रूरत है। उससे ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है, ना आपके नीट एग्जामिनेशन में वो कभी आने वाला है। सो इनऑर्गेनिक आप जितनी बार पढ़ोगे अपनी NCERT को उतने ज़्यादा आपके उसके अंदर नॉलेज रिफाइन होती जाएगी, आपके कंसेप्ट्स रिफाइन होते जाएंगे। बाकी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को उसके अंदर सॉलिड करने के लिए आप वही जैसे कोई भी आप उसकी बुक सॉल्व कर सकते हो जिसके अंदर नीट लेवल के क्वेश्चंस दिए हों। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि नीट एग्ज़ाम के अंदर आता होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं और वो सब कुछ लॉजिक बेस्ड होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बस थोड़ा सा पोर्शन छोड़ दो, बाकी सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ जाता होता है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़कर। जैसे मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा था कि बहुत सारे जो थे लोग वो रिएक्शन मैकेनिज्म्स को लीव आउट कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती थी। मैं इसके अगेंस्ट स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आप जो है रिएक्शन मैकेनिज्म का एक एक स्टेप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको वो अच्छी तरह समझ आना चाहिए और उसका जो भी आगे फर्दर डिटेल्स है या आपके कोई डाउट्स हैं वो आपको अपने टीचर से क्लैरिफाई कर लेने चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी वही कि उसकी उसको अपने कंसेप्ट को रिफाइन करने के लिए आप कोई भी अपनी बुक सॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर नीट लेवल के क्वेश्चंस दिए हों। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है NCERT पढ़नी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। अब इसके साथ हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी मोर और लेस फिजिक्स की तरह आ जाती होती है, क्योंकि उसके अंदर भी कंसेप्ट्स होते हैं और मैथ्स इन्वॉल्व होती है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये है कि आप अपनी जितनी
अंडरस्टैंडिंग रखोगे आप उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, उतने एफिशिएंटली और उतने जल्दी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। सो फिज़िक्स हो गया या फिर फिजिकल केमिस्ट्री होगी, दोनों के अंदर जो सबसे हमारा पहला मोटिव रहना चाहिए वो है कि हम जो अपने कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करें, उन्हें अंडरस्टैंड करें और फिर हम उनके क्वेश्चंस पे आए। कोई भी अगर डाउट्स हैं तो वो हम अपने टीचर से क्लैरिफाई करें। इसके अंदर भी हमारी जो एनसीईआरटी है, हमें एनसीईआरटी सबसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी, और बाकी उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, या अगर आपके इंस्टीट्यूट ने आपको कोई प्रोवाइड करवाए हैं क्वेश्चंस तो आप वो कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये चीज़ सफिशेंट रहती है। अब इसके साथ हमारा पूरा केमिस्ट्री का हो जाता है। अब मैं बीच में एक पॉज लेके मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है प्लीज़ उसको बिल्कुल भी मत इग्नोर करें। एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स की होगी, चाहे केमिस्ट्री की होगी, चाहे बायोलॉजी की होगी, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आप उसे जितनी बार पढ़ सकें आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एनसीईआरटी का। इसलिए आपकी एनसीईआरटी जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, लेट इट बी फिजिक्स, लेट इट बी केमिस्ट्री, लेट इट बी बायोलॉजी। अब इसके बाद मैं आता हूँ बायोलॉजी पे। बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी अब हम सबको पता है कि वो सिर्फ एक याद करने वाला सब्जेक्ट है नीट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो बायोलॉजी के याद करने के लिए आपके लिए जो सबसे सफिशेंट मटीरियल है वो है आपकी एनसीईआरटी। आपकी एनसीईआरटी के अंदर आपको एक एक लाइन बायोलॉजी की, तो स्पेशली आपको एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, उसके कोई भी बॉक्सेस हैं, कोई है, कोई किसी चैप्टर के ऊपर इंट्रोडक्शन भी जो लिखी है आपको वो अच्छी तरह पता होना चाहिए। मतलब बायोलॉजी की एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है कि आप उसमें से एक वर्ड भी नहीं मिस कर सकते, उसमें से कुछ भी कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। बायोलॉजी की एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो बायोलॉजी के लिए कर सकते हैं। और उसके ऊपर अगर किसी को करने का अगर मन है तो वो आपको जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह या आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, वो आपको उतना मटेरियल जितना रिक्वायर्ड होगा वो बता देंगे। नहीं तो ऐसे बायोलॉजी का तो कोई एंड ही नहीं है, आप उसे जितना करी जाओ वो तब भी कम रहेगी। इसलिए नीट के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एनसीईआरटी लेवल पे तो आपको बायोलॉजी का एक एक वर्ड आना चाहिए। बायोलॉजी के लिए भी वही कि अपने कंसेप्ट्स को, अपनी मेमोरी को उसके अंदर रिफाइन करने के लिए जितने क्वेश्चंस हो सकें बायोलॉजी के उतने ज़्यादा आप करें। मेरी तो यही सजेशन है। जैसे मुझे भी कभी कभी प्रॉब्लम आती थी कि कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स, जैसे उनके अंदर कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपको एक दो हफ्ते याद रहती हैं लेकिन आप फिर भी भूल जाते होते हो। तो उन चीज़ों को रिफाइन करने के लिए बेस्ट वे आउट होता है कि आप उनके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करो। अब इसके बायोलॉजी के लिए भी बस यही है। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा KVPY और ओलंपियाड्स की ऊपर भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब KVPY जैसे है, इट इज़ अ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। ये जैसे अगर ये MBBS के लिए तो नहीं होती स्कॉलरशिप, ये जैसे BSc वगैरह या फिर जो प्योर साइंस कोर्सेज होते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप होती है। लेकिन जो मेरा मानना है कि KVPY एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसको इंडिया के वो सारे बच्चे देंगे जो आपका नीट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, नीट या फिर JEE में भी, क्योंकि वो उसके अंदर कोई मेडिकल या नॉन मेडिकल का फ़र्क नहीं होता, उसको मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स दोनों देते होते हैं। KVPY का मेरा ये मानना है कि आप ऐसे एग्ज़ाम जितने देंगे, चाहे वो KVPY हो गया आपका या ओलंपियाड्स हो गए, आप उनके अंदर अच्छा स्कोर करें, आप उनके अंदर अच्छी रैंक्स लेके आए, तो उससे आपको खुद का जो मोरल है वो बहुत अप रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है कि यार अब मैं नीट में तो अगर मैंने यहाँ पे कर लिया तो मैं नीट में भी बहुत अच्छा कर लूँगा, वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह बिल्टअप रहेगा। अब अब जैसे मेरी खुद की KVPY 12th में जब मैंने दिया था, मेरी ऑल इंडिया रैंक 9 थी। उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं एम्स न्यू दिल्ली पहुँच जाऊँगा, जो आज मेरी ड्रीम फिर फाइनली अचीव हो चुकी है। ओलंपियाड्स का पर्सपेक्टिव जो है वो नीट से कम्प्लीटली डिफरेंट आ जाता है। मतलब चाहे वो फिजिक्स का हो गया, चाहे केमिस्ट्री का हो गया, चाहे बायोलॉजी का हो गया, उसके अंदर जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है वो नीट से बहुत ऊपर है। तो ओलंपियाड जैसे हैं कि मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ एनीवेज कि आप एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेज है किसी भी ओलंपियाड की, आप फर्स्ट स्टेज को तो अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्वेश्चन आते होते हैं वो आपके मोर और लेस नीट परस्पेक्टिव के आते होते हैं। सो वो आपके नीट प्रिपरेशन में भी बेनिफिशियल रहेगा और अगर आपकी अच्छी रैंक्स आती हैं तो आपका वैसे भी मोरल जो है हाई रहेगा।
एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत बार पूछा गया वो ये है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे। मेरा ये मानना है कि इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, रादर ये मैटर करता है कि आप जितनी देर पढ़ रहे हो उसके अंदर आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। अब यूजुअली ये होता है कि लोग कह रहे होते हैं कि मैं तो जी 12 घंटे पढ़ लिया, मैं 10 घंटे पढ़ लिया। अब उसके अंदर अगर आधा टाइम बस इधर उधर का सोच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या मतलब एक्चुअली काम नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए, तो वो 10-12 घंटे वो सिर्फ नंबर है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन यही अगर आप उसे थोड़ा कम भी कर रहे हो लेकिन आप उसका एक एक सेकंड जो है वो आप उसका प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसका जो बेनिफिट है दैट इज़ गोइंग टू बी 10s ऑफ टाइम्स मोर देन कि अगर आप उसमें अपनी कंसंट्रेशन उतनी ना लगा के करो। अब जैसे मेरी प्रिपरेशन के फेज़ के दौरान काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, मतलब जैसे कभी नंबर किसी एग्ज़ाम जो हमारे मॉक टेस्ट होते थे उसमें कम आ जाते थे, तो उस टाइम मैं थोड़ा मूड मेरा ऑफ हो जाता था। उसके अंदर फिर जब भी मेरे टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स थे स्पेशली, वो हमेशा मेरा मोरल हाई रखते थे और मुझे कहते थे कि यार इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक टेस्ट में कैसा कर रहे हो, अगर आपका एक टेस्ट में थोड़ा ख़राब भी हो गया तो कोई नहीं, आपका मैटर ये करता है कि आप एक कंसिस्टेंटली मल्टीपल टेस्ट में कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो बेसिकली इसे ये हमें सीखना चाहिए कि अगर हम पहले से अच्छा करते आ रहे हैं और अगर हमारा किसी एक टेस्ट के अंदर थोड़ा जितना हम चाह रहे होते हैं उससे कम अच्छा होता है, तो हमें उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ आता नहीं है। हमें उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि यार ये एक छोटा सा बस डाउन है, ये भी हो जाएगा, मुझे इसे सीखना है कि मेरी क्या गलतियाँ हुई थी और उनको फिर आगे जाके इम्प्रूव करना है। फैमिली मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही है। मेरे पेरेंट्स जैसे दोनों डॉक्टर्स हैं, तो कोई भी मेरी प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी मेरे को जो चीज़ नहीं समझ आ रही होती थी जैसे बायो वगैरह में, तो मेरे पेरेंट्स मुझे उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते होते थे। और वैसे जब भी मुझे इमोशनल और मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी तब भी मेरे पेरेंट्स मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। इंस्टीट्यूट के टीचर्स और जो स्कूल के टीचर्स थे उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया। मुझे कोई भी कंसेप्ट में पढ़ने में डिफ़िकल्टी आती थी या फिर कोई भी डाउट्स वगैरह होते थे तो मेरे टीचर्स हमेशा मेरी हेल्प किया करते थे बिना हेसिटेशन के। इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप भी अपने डाउट्स जो हैं अपने टीचर को बिना हेसिटेशन के पूछो, तभी आपका जो टीचर है वो आपको अच्छे तरीके से बताएगा। अब मैं आपको अपने फ्यूचर की जो मेरे प्लान्स हैं मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा फ्यूचर में प्लान है कि पोस्ट MBBS मैं सर्जिकल ब्रांचेस में जाऊँगा। अब कौन सी सर्जिकल ब्रांच चूज़ करेंगे वो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी मुझे अपने इंटरेस्ट के बारे में उतना ज़्यादा पता भी नहीं है। थैंक यू।